दोस्तों, आज हम बात करते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। जी हाँ, नार्सिज्म को समझाने के लिए एक कहानी का माध्यम लूँगा मैं। और कहानी का शीर्षक है आईने का राजा। फिर इसके बाद आपको नार्सिज्म के बारे में बताऊँगा। कहानी में बने रहिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक चमकता शहर। नदी किनारे बसा एक शहर था जिसे लोग प्रकाश नगर कहते थे। ये शहर अपनी चमक, कला और व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी कहानियाँ। हर रात चौपाल पर लोग इकट्ठे होते और कहानियाँ सुनाते। एक दिन एक बूढ़े कथावाचक ने एक ऐसी कहानी शुरू की जो शहर के सबसे चर्चित व्यक्ति आरव के बारे में थी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, आरव। ये कहानी थी आईने का राजा। आरव एक चमकता सितारा। आरव प्रकाश नगर का सबसे आकर्षक और प्रतिभाशाली युवक था। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकती थी और उसकी आवाज़ में जादू था। वह एक चित्रकार था जिसके बनाए चित्रों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन आरव की सबसे बड़ी खासियत थी उसका आत्मविश्वास। वह हमेशा कहता, मैं इस शहर का सबसे बड़ा रत्न हूँ। मेरे बिना प्रकाश नगर की चमक अधूरी है। लोग उसकी प्रशंसा करते, उसकी कला प्रदर्शनियों में भीड़ उमड़ती, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते, आरव को केवल अपनी तारीफ सुनना पसंद है। क्या वह वाकई दूसरों की परवाह करता है? अब दोस्तों, एक दिन आरव को शहर के पुराने मंदिर में एक प्राचीन आईना मिला। ये आईना साधारण नहीं था। जब इसमें कोई देखता तो ये उसकी सबसे गहरी इच्छाओं को दर्शाता था। आरव ने जब इसमें देखा तो उसे अपनी ही एक भव्य छवि दिखी। वह एक राजा था जिसके सामने सारा शहर झुक रहा था। उसका चेहरा और चमकदार हो गया और वह भी और भी आत्ममुग्ध उठा। आईने ने उससे कहा, आरव, तुम इस शहर के सच्चे राजा हो, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारी चमक कभी कम ना हो, तुम्हें हर किसी को अपनी श्रेष्ठता का यकीन दिलाना होगा। अब आत्ममोह का जाल कुछ ऐसे होता है कि आईने की बातों से प्रभावित होकर आरव ने अपनी कला को और भव्य बनाना शुरू कर दिया। उसने विशाल चित्र बनाए जिसमें केवल उसकी अपनी छवि थी। वह हर सभा में केवल अपनी प्रशंसा की अपेक्षा करता। अगर कोई उसकी कला की आलोचना करता तो वह क्रोधित हो उठता और कहता, तुम मेरी प्रतिभा को समझने के लायक ही नहीं हो। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसकी पुरानी दोस्त माया, जो एक कवयित्री थी, ने उसे समझाने की कोशिश की। आरव, तुम्हारी कला अब केवल तुम्हारे बारे में है। कला तो दूसरों की भावनाओं को छूती है। क्या तुम दूसरों की परवाह नहीं करते? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, माया, मुझे दूसरों की ज़रूरत नहीं, मैं ही इस शहर का प्रकाश हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आरव में नार्सिज्म का एक और लक्षण सहानुभूति की कमी स्पष्ट है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं और केवल अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं। अब देखिए आत्म की खोज। एक रात जब आरव अपने चित्रों को निहार रहा था, एक साधु उसके पास आए। साधु ने कहा, आरव, तुम अपने आईने में केवल अपनी छवि देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर की सच्चाई को देखा है? आरव ने व्यंग्य से जवाब दिया, मेरी सच्चाई मेरी कला और मेरी महानता है। मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आत्म प्रेम तुम्हें अकेला कर देगा। सच्चा आत्मज्ञान दूसरों के साथ एकता में है, ना कि अलगाव में। यहाँ पर देखिए, अगर हम ये जो दृश्य है हिंदू दर्शन और भगवत गीता की शिक्षाओं को दर्शाता है। यहाँ अहंकार को माया का हिस्सा माना जाता है। साधु का कथन अगर देखें जीन पॉल सार्त्र के विचारों से भी जुड़ता है, जो कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान दूसरों के दृष्टिकोण से बनती है। आरव का आत्ममोह उसे दूसरों से अलग करता है, जो नार्सिज्म की विनाशकारी प्रकृति को दर्शाता है। आइए दोस्तों, पतन की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीता, प्रकाश नगर के लोग आरव की ओर से उदासीन हो गए। उसकी प्रदर्शनियां खाली रहने लगी। माया ने एक नई काव्य श्रृंखला शुरू की जिसमें उसने शहर के साधारण लोगों की कहानियां गाई। लोग उसकी कला से जुड़ने लगे क्योंकि वह उनकी भावनाओं को व्यक्त करती थी। माया ये वही है जो
आपके आरव की दोस्त थी। आरव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि माया उसकी चमक छीन रही है। उसने माया को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसकी कविताओं को साधारण और मूल्यहीन कहा, लेकिन इससे लोग और भी उससे दूर हो गए। यहाँ देखिए, अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण यहाँ संदर्भ देखोगे, यहाँ नार्सिज्म का एक और पहलू ईर्ष्या दिखाई देता है। नार्सिस्टिक व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलन महसूस करते हैं, इसे अपनी हार मानते हैं। ये व्यवहार सामाजिक संबंधों को नष्ट करता है। एक दिन हताश और अकेला आरव फिर से उसी प्राचीन आईने के पास गया। उसने उससे पूछा, मैंने सब कुछ किया, फिर भी लोग मुझे क्यों छोड़ गए? आईने ने जवाब दिया, तुमने मुझे केवल अपनी महानता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा सच भी दिखा सकता हूँ। क्या तुम उसे देखने को तैयार हो? आरव ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। इस बार आईने में उसे एक अकेला उदास व्यक्ति दिखा, जिसके आसपास कोई नहीं था। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। अब ये देखो, साहित्य संदर्भ देखो, यहाँ पर ये दृश्य रामायण के रावण की याद दिलाता है, जिसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। रावण की तरह आरव का आत्म मोह उसे अकेला और पराजित छोड़ देता है। देखिए, कहानी यहाँ यहीं ख़त्म नहीं हुई। माया, जो अब भी आरव की दोस्त थी, उसे ढूंढने आई। उसने देखा कि आरव टूट चुका है। उसने उसे गले लगाया और कहा, आरव, तुम्हारी कला अब भी सुंदर हो सकती है, लेकिन उसे दूसरों के लिए बनाओ, ना कि केवल अपने लिए। माया की बातों ने आरव को झकझोरा। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला को नया रूप देगा। उसने शहर के लोगों की कहानियों को चित्रित करना शुरू किया। मछुआरों की मेहनत, बच्चों की हंसी और बूढ़ों की स्मृतियों को धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगे। इस बार उनकी प्रशंसा में सच्चाई थी, क्योंकि आरव की कला उनके दिलों को छूती थी। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक संदर्भ देखिए। ये हिस्सा नार्सिज्म के उपचार की ओर इशारा करता है, यानी कि सॉल्यूशन भी है। मनोचिकित्सा में नार्सिस्टिक व्यक्ति को सहानुभूति और दूसरों के साथ जुड़ाव विकसित करने में मदद की जाती है। आरव का परिवर्तन इस प्रक्रिया को दर्शाता है। देखिए, बूढ़े कथावाचक ने अपनी कहानी खत्म की और चौपाल पर बैठे लोग चुप थे। एक बच्चे ने पूछा, क्या आरव फिर से आईने में देखने गया? कथावाचक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस बार उसने आईने में केवल अपनी छवि नहीं देखी, उसने उन सभी लोगों को देखा जिन्हें वह प्यार करता था। तब उसे समझ आया कि सच्ची चमक दूसरों के साथ बांटने में है। ये अगर आप कहानी का यहाँ पर विश्लेषण देखोगे कि जो नार्सिज्म के लक्षण थे, आरव की कहानी में आत्म महत्व, प्रशंसा की आवश्यकता, सहानुभूति की कमी, ईर्ष्या जैसे नार्सिज्म के सभी प्रमुख लक्षण दिखाई गए हैं। उसका आईना, उसकी आत्म केंद्रित, जो उसका सेल्फ सेंटर्ड सिंबल है, जो उसे दूसरों से अलग करता है। अब साहित्यिक संदर्भ में भी देखिए, कहानी में डोरियन ग्रे और रावण जैसे पात्रों की छाया है, जो नार्सिज्म के विनाशकारी परिणामों को दर्शाते हैं। माया का किरदार सहानुभूति और सामुदायिकता का प्रतीक है, जो नार्सिज्म का प्रतिकार करती है। और दार्शनिक आयाम तो देखिए, साधु का दर्शन हिंदू और अस्तित्ववादी विचारों से प्रेरित है। यह दिखाता है कि नार्सिज्म आत्मज्ञान की कमी से उत्पन्न होता है और सच्ची पूर्णता दूसरों के साथ एकता में है। और सामाजिक प्रभाव, कहानी सोशल मीडिया युग में नार्सिज्म की प्रासंगिकता को और भी छूती है, जहां लोग अपनी छवि को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन इससे अकेलापन बढ़ता है। आईने का जो राजा कहानी है, नार्सिज्म की जटिलता को एक कहानी के माध्यम से समझाता है। यह दिखाता है कि नार्सिज्म केवल आत्म प्रेम नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है। लेकिन जैसा कि आरव की कहानी दिखाती है, परिवर्तन संभव है। सहानुभूति, आत्म जागरूकता और दूसरों के साथ जुड़ाव के माध्यम से नार्सिस्टिक प्रवृत्तियों को संतुलित किया जा सकता है। यही एक इस कहानी का अगर मैं कहूँ निष्कर्ष था। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम नार्सिज्म के ऊपर और डिटेल में बात करें, तो देखिए, जो नार्सिज्म शब्द की उत्पत्ति है, ग्रीक पौराणिक कथा से हुई है, जिसमें नार्सिस नामक एक सुंदर युवक अपनी ही छवि से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक तालाब में अपनी परछाई को निहारते हुए मर जाता है। इस कहानी को रोमन कवि ओविड ने अपने काव्य मेटामॉर्फोसिस में वर्णित किया है। नार्सिसिस की कहानी आत्म प्रेम और आत्म मोह की प्रतीक बन गई है,
जो आधुनिक मनोविज्ञान में नार्सिज्म की आधारशिला है। देखिए, दार्शनिक दृष्टिकोण से नार्सिज्म आत्म की खोज, व्यक्तिवाद और मानव अस्तित्व के अर्थ से जुड़ा हुआ है। ये सवाल उठाता है कि आत्म प्रेम स्वाभाविक है और या एक सामाजिक निर्मित अवस्था है। दार्शनिक जैसे फ्रेडरिक नीत्शे, जीन पॉल सार्टर ने आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, जो नार्सिज्म के दार्शनिक विश्लेषण को समृद्ध करते हैं। देखिए, नार्सिज्म को समझने के लिए हमें इसके मनोवैज्ञानिक आधार को जानना होगा। सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने नार्सिज्म को विश्लेषण के दायरे में लाया, इसे दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, प्राइमरी नार्सिज्म और दूसरा सेकेंडरी नार्सिज्म। प्राइमरी नार्सिज्म शिशु अवस्था में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, जब बच्चा अपनी ज़रूरतों को सर्वोपरि मानता है। सेकेंडरी नार्सिज्म तब विकसित होता है जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को स्वयं की ओर निर्देशित करता है, दूसरों की वजह। अब जिसे हम NPDV कहते हैं, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, आपने कई बार देखा होगा, आत्म महत्व की अतिशयोक्तिपूर्ण भावना। व्यक्ति स्वयं को असाधारण रूप से विशेष और महत्वपूर्ण मानता है। प्रशंसा की निरंतर आवश्यकता, दूसरों से लगातार प्रशंसा और ध्यान की उपेक्षा। सहानुभूति की कमी, दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों के लिए उदासीनता। शोषणकारी व्यवस्था, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों का उपयोग करना। और ईर्ष्या और अहंकार, दूसरों से ईर्ष्या करना या ये मानना कि दूसरे उनसे ईर्ष्या करते हैं, ये भी क्या है, नार्सिज्म का एक लक्षण है। और अतिशयोक्तिपूर्ण उपलब्धियाँ, अपनी उपलब्धियाँ और प्रतिभा को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपने देखे होंगे, और यही जो है एक नार्सिज्म का स्पेक्ट्रम है, एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है। हालांकि नार्सिज्म स्वस्थ आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का हिस्सा हो सकता है, जो व्यक्ति और व्यावसायिक सफलता में योगदान देता है। हालांकि जब ये अत्यधिक हो जाता है तो ये सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। अब थोड़ा सा दार्शनिक विश्लेषण की तरफ चलते हैं। जी हाँ, अब देखिए, फ्रेडरिक नीत्शे ने अपनी पुस्तक, आपने सुना होगा, द स्पोक ज़राथुस्त्रा में आत्म निर्माण और व्यक्तिगत उत्कृष्टता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। नीत्शे का सुपरमैन जो ओबरमैश आत्म केंद्रितता का एक रूप हो सकता है, लेकिन ये नार्सिज्म से बिल्कुल भिन्न है दोस्तों, क्योंकि ये दूसरों के प्रति सहानुभूति और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। नीत्शे के अनुसार आत्म प्रेम स्वयं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने का साधन। अब सार्तर, यहाँ पे जीन पॉल सार्तर की आत्म अस्तित्ववादी दर्शन शास्त्र में आत्म चेतना और दूसरे की नज़र महत्वपूर्ण है। सार्तर का क्या मानना था? वे कहते हैं कि व्यक्ति अपनी पहचान को दूसरों के दृष्टिकोण से परिभाषित करता है। नार्सिस्टिक व्यक्ति इस प्रक्रिया में अटक जाता है, जहां वह केवल दूसरों की प्रशंसा के माध्यम से ही अपनी पहचान को मान्य करता है। ये आत्म चेतना का एक विकृत रूप है, जो व्यक्ति को खोखला बना देती है। हिंदू दर्शन और अहंकार। हिंदू दर्शन में नार्सिज्म को अहंकार के रूप में देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि अहंकार माया का हिस्सा है, जो व्यक्ति को सच्चे आत्मज्ञान से दूर रखता है। नार्सिस्टिक व्यक्ति अपने अहंकार में फंसकर दूसरों और विश्व के साथ एकता के अनुभव से वंचित रहता है। दोस्तों, नार्सिज्म का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? अगर बात करें कि आधुनिक समाज में नार्सिज्म को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया और उपभोक्तावादी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज देखेंगे आप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को अपनी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये सेल्फी संस्कृति जो आप नार्सिस्टिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनको लाइक नहीं मिलेंगे या जिनकी पोस्ट पे कमेंट्स नहीं आएंगे, वो कुछ समय के लिए व्याकुल हो जाएंगे। हो सकता है वो आपके लिए अपनी प्रतिक्रिया छोड़ना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा कहीं पे डिसऑर्डर आपको महसूस होता है तो समझिए कि आप नार्सिज्म के जो है शिकार हो रहे हैं।
जहाँ पर आपको एक लाइक, एक कमेंट की जो अभाव को जो है आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं। कई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति नेतृत्व की भूमिकाओं में आकर्षित होते हैं क्योंकि उनके आत्मविश्वास और करिश्मा उन्हें प्रभावशाली बनाता है। हालांकि उनकी सहानुभूति की कमी और शोषणकारी व्यवहार संगठनों और समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ ऐतिहासिक शासक जैसे नेपोलियन बोनापार्ट और आधुनिक कॉरपोरेट नेताओं में नार्सिसिस्टिक लक्षण देखे गए हैं। देखिए, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के लिए स्वस्थ संबंध बनाए रखना मुश्किल होता है। उनकी प्रशंसा की आवश्यकता और सहानुभूति की कमी रिश्तों में तनाव पैदा करती है। उदाहरण के लिए एक नार्सिसिस्टिक साथी अपने पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज कर सकता है और केवल अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दे सकता है। आपने और भी बड़े सारे हमारे यहाँ पर, जैसे हम साहित्य में हिंदू दर्शन में रावण का एक उदाहरण है। रावण का अहंकार और आत्म महत्व उसे ये विश्वास दिलाता है कि वह सर्वशक्तिमान है। उसकी ये सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच उसे सीता का अपहरण करने और राम के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है, जो अंततः उसके विनाश का कारण बनती है। आपने ऑस्कर वाइल्ड की उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में डोरियन ग्रे नार्सिज्म का प्रतीक है। वह अपनी सुंदरता से इतना मोहित है कि वह अपनी आत्मा को एक चित्र में बेच देता है ताकि वह हमेशा युवा और सुंदर बना रहे। डोरियन का आत्म प्रेम उसे दूसरों के प्रति क्रूर और असंवेदनशील बनाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ये उपन्यास नार्सिज्म की विनाशकारी प्रकृति को दर्शाता है। अब आपने जय गेट्सबॉय, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की एक उनकी आदर्श छवि, और जैसे आपने उनका जो ये उपन्यास जहाँ पर गेट्सबॉय का आत्म मोह उनकी आदर्श छवि और डेजी के प्रति उनके प्रेम में प्रकट होता है। गेट्सबॉय अपनी छवि को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश उसे खोखला और अकेला बना देती है। गेट्सबॉय का नार्सिज्म सूक्ष्म है, लेकिन ये उसके पतन का कारण तो बन जाता है। इसलिए मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि नार्सिज्म का उपचार जटिल है दोस्तों, क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अक्सर ये स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें कोई समस्या है। मनोचिकित्सा, विशेष रूप से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और साइकोडायनामिक थेरेपी नार्सिज्म के लक्षणों को कम करने में सहायक हो सकती है। थेरेपी का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आत्म छवि को संतुलित करने और सहानुभूति विकसित करने और आत्म संबंध बनाने में मदद करता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि नार्सिज्म एक बहुआयामी अवधारणा है जो मनोविज्ञान, दर्शन और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को छूती है। ये आत्म प्रेम और आत्म केंद्रितता की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन जब ये अत्यधिक हो जाता है तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर विनाशकारी हो सकता है। साहित्यिक पात्र जैसे डोरियन ग्रे